अब हम assumption ऑफ बिहेवियरिज्म की बात करेंगे। तो बिहेवियरिज्म की काफी ज्यादा assumption है। पहली assumption है हमारे पास कि तमाम तरह के बिहेवियर एनवायरनमेंट के जरिए हम सीखते हैं। ऑल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उन बिहेवियर में इन्वॉल्वमेंट होती है लर्निंग प्रिंसिपल की, जिनमें क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग सरफहरिस्त हैं। और आमतौर पर जो बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो टेबुलर सा, मतलब एक ब्लैंक स्लेट होता है, और इन एट बिहेवियर जैसी कोई चीज नहीं होती। इन एट बिहेवियर्स वो बिहेवियर होते हैं जो बाय बर्थ मौजूद होते हैं। ये वैसे कहना था वॉटसन का, लेकिन जब स्किनर ने अपने बिहेवियरिज्म को दुनिया के सामने पेश किया था तो उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि इन एट बिहेवियर एग्जिस्ट करते हैं, और उसी की बुनियाद पर दो तरह के बिहेवियरिज्म आज पाए जाते हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा एक और तरह का बिहेवियरिज्म भी मौजूद है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस अभी आप याद रखें कि बिहेवियरिज्म में कहा जाता है कि तमाम बिहेवियर को हम लर्न करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग में क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि हमारा माइंड जो है ब्लैंक स्लेट होता है, और ये सबसे पहले स्टेटमेंट जो माइंड को टब्यूलर ऐसा कहा था, ये जॉन लॉक ने कहा था कि हमारा माइंड एक टब्यूलर ऐसा है, मतलब एक ब्लैंक स्लेट पर है जिस पर हम अपने एक्सपीरियंस के जरिए चीजें राइट डाउन करते हैं। एक्सपीरियंस से पहले हमारा माइंड कुछ नहीं होता, एक ब्लैंक स्लेट होती है या टब्यूलर ऐसा होता है। दूसरी assumptions हमारे पास आती है, साइकोलॉजी शुड बी सीन एज अ साइंस। ये ऊपर भी बात की थी मैंने कि जेबी वॉटसन कहते थे साइकोलॉजी एक प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है नेचर साइंस की, और इसका गोल जो है वो प्रिडिक्शन और कंट्रोल है। और उनका कहना था कि साइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पर समझा जाना चाहिए। थर्ड नंबर पर है कि behaviorism is primarily concerned with observable behavior as opposed to internal event like thinking and emotions। behaviorism में सिर्फ हम observable behavior पर रिसर्च करते हैं, ना कि internal mental एक्ट्स पर। तो बिहेवियरिस्ट जो हैं वो इंटरनल इवेंट्स को या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर इंटरनल इवेंट को बिहेवियरल टर्म के अंदर ही डिफाइन करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो या तो इंटरनल एक्ट्स को, इंटरनल इवेंट्स को, इंटरनल परसेप्शंस को, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को या तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर इंटरनल इवेंट्स को बिहेवियरल टर्म्स के अंदर ही डिफाइन करते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर हमारे पास assumption आती है, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन एंड दैट इन अदर एनिमल्स। बिहेवियरिस्ट का मानना था कि ह्यूमन और एनिमल लर्निंग में बहुत कम डिफरेंस होता है। इसी वजह से अगर हम एनिमल पर रिसर्च करते हैं और लर्निंग प्रिंसिपल डिस्कवर कर लेते हैं तो वही लर्निंग प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स पर। तो इनका मानना था, इसी वजह से ज्यादातर जो रिसर्च मिलेंगी आपको बिहेवियरिज्म में, उनमें एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया था, कैट्स का, डॉग्स का और भी दूसरे बहुत से एनिमल्स का। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास जो अजम्पशंस आती है, बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसको हम एसआर साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एसआर साइकोलॉजी का कंसेप्ट जेबी वॉटसन ने दिया था, लेकिन इससे पहले बेख्तरीब ने भी इसका जिक्र किया था। इसके बाद 6 नंबर पर हमारे पास आ जाती है, ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। कि इंसान जो कुछ भी है वो अपने तजुर्बात की वजह से है, जो कुछ भी उसने एनवायरनमेंट से लर्न किया है वही इंसान है। 7 नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट असम्पशन आती है, पीपल हैव नो फ्री विल। जो कि इंसान के पास किसी किस्म की फ्री विल नहीं है, इंसान का जो बिहेवियर है वो डिटरमिन होता है इसके एनवायरनमेंट से। वही एसआर साइकोलॉजी जिसको क्रिटिसाइज किया था बेसिकली वुडवर्थ ने, और उन्होंने एसओआर थ्योरी दी थी। उन्होंने रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया था और स्पेसिफिकली उन्होंने फ्री विल की बात की थी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर की। वॉटसन ने हमें 4 तरह के बिहेवियर बताए थे। नंबर 1 पर हमारे पास है एक्सप्लिसिट लर्न्ड बिहेवियर। ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है, जिसे आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। इसमें राइटिंग, टॉकिंग या फिर प्लेइंग एक्टिविटी कोई भी आ सकती है। इसमें हमारा उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब कुछ एक्सप्लिसिट लर्न बिहेवियर में आता है। नंबर
2 पर है इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर। इस टाइप ऑफ बिहेवियर में बेसिकली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आपकी हार्ट बीट में अगर इजाफा हो जाए तो ये इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर में आता है। नंबर 3 पर हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट अनलर्न्ड बिहेवियर। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि आप में मौजूद होता है लेकिन आपने उसे सीखा नहीं होता, लर्न नहीं किया होता, अनलर्न्ड होता है। मसलन ग्रैस्पिंग है, ब्लिंकिंग है, स्नीजिंग है, इसमें जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो आ जाते हैं। 4th नंबर पर है इम्प्लिसिट अनलर्न्ड बिहेवियर। इस टाइप्स ऑफ बिहेवियर में अगेन आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जिनमें हार्मोनल सिक्रीशन हो सकती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर और इम्प्लिसिट अनलर्न बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही है। तो ऑल्दो दोनों में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं लेकिन इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो लर्नड होती हैं। लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल देखें कि डॉग को देखकर आपकी हार्ट बीट में इजाफा होता है तो ये इम्प्लिसिट लर्नड बिहेवियर में आता है। क्यों? क्योंकि हर एक की दिल की धड़कन में इजाफा नहीं होता कुत्ते को देखकर। कुछ लोग कुत्ते को पसंद भी करते हैं, उनके साथ खेलना भी पसंद करते हैं, तो उनकी धड़कन में, दिल की धड़कन में इजाफा नहीं होता, उनकी हार्ट बीट तेज नहीं होती, तो वो लोग जो डर जाते हैं और उनकी हार्ट बीट में इजाफा होता है तो बेसिकली उनका कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ होता है डॉग के साथ। तो हम कहेंगे कि ये जो बिहेवियर है ये इम्प्लिसिट लर्न बिहेवियर है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब आपकी जो हार्ट बीट इंक्रीज हुई है। और जब हम इम्प्लिसिट अनलर्न बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से फिजियोलॉजिकल चेंजेस खुद ब खुद पैदा होती हैं जिनकी कोई कंडीशनिंग नहीं होती, वो तमाम आ जाती हैं। तो यहाँ पर जेबी वॉटसन ने टाइप्स ऑफ बिहेवियर बताई थी, वहां पर उन्होंने टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स भी हमें दी थी। उनके मुताबिक रिस्पॉन्सेस 4 तरह का हो सकता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सिंपल से मुराद कोई भी एक ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है जो कि बहुत क्विक हो, बहुत फास्ट हो। मिसाल के तौर पर आपका रिफ्लेक्स एक्शन कि अचानक से आप जो हैं अपने हाथ पीछे कर लिया या फिर आप खुद पीछे हो गए। अगर आप खड़े हैं और सामने से बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आ गई है और आप पीछे हो गए हैं तो ये सिंपल रिस्पॉन्स में आता है। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स में हमारी एक्टिविटीज आ जाती हैं लाइक ईटिंग, राइटिंग, डांसिंग या फिर घर बनाना, किसी चीज को तोड़ना। याद रखिएगा कि वॉटसन ने कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस को एक्स का नाम दिया था। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस के बाद हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं। तो एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सेस ओवर्ट होती हैं, एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स ओवर्ट रिस्पॉन्स होता है। ओवर्ट रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इम्प्लिसिट रिस्पॉन्सेस ऐसा रिस्पॉन्स होता है बेसिकली हमारी विजुअल मूवमेंट्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। ये ओवर्ट नहीं होते और डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल नहीं होते और इनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। तो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज और टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मेथड्स आ जाते हैं टू स्टडी बिहेवियर। कि जेबी वॉटसन ने किन किन मेथड्स का इस्तेमाल किया था, तो 4 तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया था जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव मेथड्स के नाम से जानते हैं। तो जेबी वॉटसन के मुताबिक 4 तरह के ऑब्जेक्टिव मेथड हो सकते हैं। नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन विद और विदाउट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उनके इस्तेमाल के बगैर भी ऑब्जर्वेशन मुमकिन है। फिर टेस्टिंग मेथड आता है नंबर 3 पर। वर्बल रिपोर्ट मेथड है। इस मेथड को एक कंट्रोवर्शियल मेथड समझा जाता है क्योंकि जेबी वॉटसन ने रिजेक्ट कर दिया था इंट्रोस्पेक्शन को। इंट्रोस्पेक्शन में भी आपको पता है कि वर्बल रिपोर्ट होती है बेसिकली अपने एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट वर्बलाइज करता है, इसी तरह से वर्बल रिपोर्ट मेथड में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मेथड है या वो कौन सा ऑब्जेक्टिव मेथड है प्रपोज्ड बाय जेबी वॉटसन जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल है, तो वो है वर्बल रिपोर्ट मेथड। और आखिर में आ जाता है कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड और इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं।
कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कंडीशन रिफ्लेक्स मेथड को पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, तो आइवन पेवलोव को याद रखिएगा, ना कि जेपी वॉटसन को। Now we discuss Watson's views on instincts or